माना होगा। तारीख उठा के देख लीजिए, हमने नहीं माना। हमने हर तख्त पे बैठे हुए को नहीं माना, क्योंकि हमारे यहाँ सच्चा होने के लिए तख्त कसौटी नहीं है। जो तख्त पे बैठा हो वो सच्चा हो ये ज़रूरी नहीं है। हम इसलिए सबको अपना इमाम नहीं मानते, हम इसलिए सबको अपना रहबर नहीं मानते, हम इसलिए सबको अपना पेशवा नहीं मानते, हम इसलिए सबको अपना गुरु नहीं मानते, हम इसलिए सबको अपना मौला नहीं मानते, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ उसूल है, कुछ कानून है। अरे हम वो कौम है जिसके मुर्दे मर के भी नहीं मरते। बड़े 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 सादगी से पढ़ रहा हूँ। हम वो कौम है मेरे जवानों, बस जरा गौर करना, हम वो कौम है जिसके मुर्दे मर के भी नहीं मरते। हम वो कौम है जिसका कोई ज़माना इमामत से खाली नहीं होता। हम वो कौम है जहाँ कोई ऐसा अरसा नहीं कि सवाल तो पूछा जाए और जवाब देने वाला ना हो। हम वो कौम है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि ठोकर खा के हमने अपने वालियों वारिस को बुलाया हो और कोई मदद के लिए ना आया हो। तारीख गवाह है, हम वो कौम है जो कभी यतीम नहीं रही। हम वो कौम है जो कभी यतीम नहीं रही। क्यों? इसलिए कि हमें अलग अलग भेजने वाला भी हमारा इमाम। अब पता नहीं जिसकी तारीख पर निगाह होगी वो इस बात को समझेगा। हमें अलग अलग खुशबू विलायत फैलाने के लिए भेजने वाला भी हमारा इमाम, और हमें जमा करने वाला भी हमारा इमाम। अल्लाह अकबर। नहीं, मैं ज़रा सा गांव की ज़बान इस्तेमाल करूं ताकि आप और नज़दीक से समझ सके। किसी आदमी की ताकत कब समझ में आती है? जिसके बुलाने पर जितना बड़ा मजमा आए। आपने गौर नहीं किया, बड़े सादे अंदाज से कह रहा हूं। जिसके बुलाने पर जितना बड़ा मजमा आए वो उतना बड़ा आदमी माना जाता है। वापस कह रहा हूं, जिसके बुलाने पर जितना बड़ा मजमा आए, जिसके बुलाने पर जितना बड़ा मजमा आए वो उतना बड़ा आदमी माना जाता है। अगर तुम्हें देखना है कि अहले बैत कितने बड़े हैं तो अरबईन में हुसैन के बुलावे को देख लो। हुसैन की मरकत को देख लो, हुसैन और अली के शहर को देख लो, नजफ को देख लो और करबला को देखो। 1400 पिलर्स, सुतूनों के दरमियान फैली हुई इस इंसानियत की बड़ी आबादी का सर ही सर गवाही देता है। जो कब्र में सो के इतना बड़ा बादशाह है वो जी के कितना बड़ा बादशाह हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। मुझे यकीन है दूर तक फैला हुआ मेरा ये मजमा, मैं यकीन रखता हूँ ये सारे के सारे हुसैनी हैं, ये सारे के सारे मौलाई हैं, ये सारे के सारे अपने मौला को सुनने के लिए आए। मेरे अजीजों, हम वो कौम है जहाँ अक्ल की इज्जत होती है, जहाँ ये उसूल है, ये मत देखो कौन बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है। अक्ल है हमारे यहाँ भाई, उसूल है हमारे यहाँ, ये मत देखो कौन बोल रहा है। हमें चेहरा देखने के लिए नहीं कहा गया कि देखो और फिर सुनो, नहीं। अगर उसकी अच्छी बात है और वो तुम्हारा दुश्मन भी है तो कबूल करो, और अगर बात में दम नहीं है तो ऐसी बातों को ना सुनो जो बात ही ना कहलाए। वो मेरे साथ रहिएगा। तो अक्ल जरूरी है हमारे यहाँ। अक्ल कैसे बढ़ सकती है? इल्म से। अक्ल कैसे बढ़ेगी? इल्म से। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सुकूत मुझे चाहिए ताकि मुझे लगे कि मेरा जवान मजमा मुझे समझ रहा है। देखिए, अक्ल को बढ़ाना है तो इल्म हासिल करना होगा।
इल्म कैसे बढ़ेगा? सवाल करने से। इल्म सवाल करने से बढ़ेगा, किताब पढ़ने से नहीं। फिर जुमला नजदीक आके कह रहा हूं, किताब पढ़ने से मालूमात बढ़ेगी, इल्म नहीं बढ़ेगा। इल्म बढ़ेगा सवाल करने से। मेरा मजमा समझ रहा है? किताब पढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? मालूमात, जर्नल नॉलेज। ये जो आपके आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, ये जो भारत सरकार में एग्जाम्स देते हैं, ये अपने इल्म का एग्जाम नहीं देते, ये अपने मालूमात का एग्जाम देते हैं। और इसीलिए 1 साल 2 साल 3 साल ये जर्नल नॉलेज में डूबे रहते हैं। सारी मालूमात इनके पास होती है। ये किसी एक जमीन पे नहीं, हर जमीन पे थोड़ी थोड़ी मालूमात इकट्ठा करते हैं। बात समझ में आ रही है? मालूमात अलग चीज है, इल्म अलग चीज है। मालूमात के लिए आप किताब पढ़िए, आपकी मालूमात बढ़ जाएगी। इल्म के लिए सवाल करना पड़ेगा, इल्म के लिए सवाल करना पड़ेगा। सवाल करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई हो जो जवाब दे। सुनिएगा, रोटी देना अलग चीज है, सवालों के जवाब देना अलग चीज है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा कि नहीं। रोजी देना अलग चीज है, सवालों के जवाब देना अलग चीज है। नौकरी देना अलग चीज है, सवालों के जवाब देना। ये थोड़ा बढ़ा दिया है तुमने, इसको माइनस करो, हल्का कम करो, हल्का कम करो, हल्का और कम करो, हल्का सा कम करो। हाँ बस, अब मत, नहीं उधर का अलग सेट करो, क्योंकि ये फिर डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी वॉइस। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल। आपकी समझ में आ रही है बात? सवालों का जवाब। जब से इंसानियत ने पूरे समाज में बादशाहत का निजाम लागू किया, बादशाहों को उनके वजीरों ने समझाया कि सब कुछ दो मगर सवाल पूछने मत दो। पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बादशाहों को उनके वजीरों ने समझाया, सब कुछ दो मगर सवाल पूछने मत दो, क्योंकि दोगे तो तुम्हारी सखावत का नाम होगा, तुम्हें दाता समझा जाएगा, तुम्हें राजा समझा जाएगा। मगर अगर तुमने सवाल करने की इजाजत दे दी और पब्लिक ने तुमसे पूछना शुरू कर दिया, और अगर ऐसा हुआ कि किसी फकीर के सवाल का जवाब किसी बादशाह के पास ना हुआ, तो इतिहास में लिख लिया जाएगा कि पूछा तो था मगर जवाब ना था। पता नहीं आपका, पता नहीं मेरा मजमा। बड़े आराम से पढ़ रहा हूं और मैं गांव की जबान इस्तेमाल कर रहा हूं। पूछा तो गया था मगर जवाब ना था, और राजा के पास न था, यह हजम नहीं होता। बात समझ रहे हैं आप? राजा के पास सब चीज है और जवाब नहीं है, इसका मतलब कि कोई चीज है जो नहीं है। ये नहीं है को राजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुशीरों ने, वजीरों ने कहा, अगर सवाल पूछने दोगे तो तुम्हारी जो धौंस है, अब बात समझ रहे हैं आप, ये जो धौंस है ये खत्म हो जाएगी। इस धौंस को बरकरार रखने के लिए सवाल बंद करवा दो। तो बशरियत में जब से बादशाहत ने अपने पांव पसारे, तब से सवाल करने की ताकत को ही बशरियत से खींच लिया गया, छीन लिया गया, मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। समझ रहे हैं आप? उस सेंस को ही खत्म कर दिया गया। कोई बात ना करे, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं, सुना है ना आपने? बादशाह आ रहे हैं तो अब सब खड़े हो गए। बादशाह आ रहे हैं भाई, अब बादशाह आ रहे हैं तो अब कोई सवाल नहीं कर सकता, ठीक है ना? ये चाहे अरब का बादशाह हो, चाहे अजम का बादशाह हो, चाहे हिंद का बादशाह हो, चाहे फारस का हो, चाहे यूरोप का हो, या कहीं का बादशाह हो। अभी उसी जमाने को बदल दीजिए। बादशाहत अब मिनिस्ट्री में तब्दील हो चुकी है, बादशाहत अब हुकूमत में तब्दील हो चुकी है। तो आज का भी अगर किसी मुल्क का कोई बादशाह है तो वो कभी पसंद नहीं करेगा, हत्ता कि मीडिया कर्मी से पसंद नहीं करेगा कि सवाल पूछो, हिसाब देना पड़ेगा। सवाल पूछा जाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा तो बहुत सी बातें एंटी गवर्नमेंट चली जाएंगी। तो क्या है फॉर्मूला? क्या है धौंस बरकरार रखने का फॉर्मूला? क्या है बशरियत में? सवाल मत पूछो।
सवाल पूछने से आम जबान इस्तेमाल करूं, पोल खुल जाएगी। ठीक है, सवाल ही हटा दो ताकि जो जो बन के बैठे हैं वो बन के बैठे रहें। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा जुमला मैंने बोला। जो बन के बैठे हैं वो बन के बैठे रहें। इसके लिए जरूरी है कोई सवाल ना करे। सवाल करेगा धौंस खत्म हो जाएगी। बादशाह बन के बैठे हैं, बादशाह बन के बैठे हैं, बादशाहत की धौंस खत्म हो जाएगी। आलिम बन के बैठे हैं, इल्म की धौंस खत्म हो जाएगी। खलीफा बन के बैठे हैं, खिलाफत की धौंस खत्म हो जाएगी। समझ रहा है मेरा मजमा? रहबर बन के बैठे हैं, रहबरियत की धौंस खत्म हो जाएगी। इस धौंस को बरकरार रखना है तो सवाल से खुद को बचाओ। ठीक है, बशरियत के पूरे इतिहास में सबने कहा सवाल मत पूछो। बस इस जमीन पे एक शख्सियत थी, अली इब्ने अबी तालिब। एक जात है अली इब्ने अबी तालिब की, जिसने सामने से कहा पूछो। भाई यहीं तक पहुंचाना था आपको, अल्लाह की कसम। यहां से मौजू मेरा शुरू हो रहा है। पूछो, सवाल करो। मेरे जवानों, आज तक आपने कोई ऐसा कॉलेज नहीं होगा जिसमें मैथमेटिक्स का टीचर यह कहे कि मुझसे ज्योग्राफिया की बात पूछो। ज्योग्राफिया का टीचर कहे कि मुझसे केमिस्ट्री की बात पूछो। केमिस्ट्री का टीचर कहे कि मुझसे मैथमेटिक्स की बात पूछो। मैथमेटिक्स का टीचर कहे कि मुझसे कोई और बात पूछो। वो तो अव्वल कहते हैं मत पूछो, मेरे समझाने से समझ जाओ। और अगर पूछना भी है तो वही पूछो जो आज का सबक है। पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं, इससे सादी मिसाल मैं आपको नहीं दे सकता। भाई अगर पूछना ही है तो आज जो पढ़ाया है उसके बारे में पूछो। चूंकि कल वाला हो सकता है मैं भूल गया हूं, आने कल वाला मुझे खुद पता नहीं है। आज की मैं तैयारी करके आया हूं। ताज़े ताज़े जो लेक्चरर होते हैं वो जानते हैं कि जब वो कॉलेज में आते हैं थोड़ी तैयारी करके जाते हैं, अपना सिलेबस देख के जाते हैं कि भाई क्या पढ़ाना है। ठीक है ना, तो वो आज पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं अपने छात्रों का कि भैया जो पूछना है आज के बारे में पूछो, हमारे सब्जेक्ट से हटके ना पूछो। ये क्या है, ये मक्के मदीने में क्या हो रहा है? ये कोई ईदी नहीं बट रही है, ये कोई कैश नहीं दिया जा रहा है, ये कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। बशरियत की हजारों साल की प्यास को बुझाया जा रहा है। बशरियत की हजारों साल की प्यास को बुझाया जा रहा है। अली ने ऐलान किया है और मिंबर से किया है, घर में नहीं किया है। इसीलिए तो हम ऐलानों को मिंबर से माना करते हैं, कमरों से नहीं माना करते। पता नहीं मेरा मजमा समझ रहा है कि नहीं? हाँ, हम ऐलानों को मिंबर से मानते हैं। मिंबर से ऐलान किया, मुझसे सवाल करो। ए मेरे मौला क्या पूछूं? कहा कल्बे रुशैद, मेरे इल्म से सवाल नहीं है कि मैं जो चाहूं वो पूछूं, तुम जो चाहो वो पूछो। तुम्हारे इल्म की बुनियाद क्या है? खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेयार नहीं था लोगों का कि सवाल करते। मेयार सवाल से दिख जाता है। किसी के भी मेयार के बारे में आप जानना चाहें, उसके सवाल को देख ले, आपको समझ में आ जाएगा उसका मेयार क्या है। जवाब देने वाले का तो मेयार बाद में पता चलता है, सवाल करने वाले का पहले पता चल जाता है। तो सवाल करने वालों ने जो अली से सवाल किया, खुदा की कसम उन सारे सवालों को आप पढ़ लें, आपको दिखेगा मेयार नहीं। भैया ये माइक ज़रा वापस फिर प्रॉब्लम हो गई है, कहाँ चले गई है? इनको बुलाइए माइक वाले को, ये ठीक करे ज़रा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बात समझ में आ रही है आपको? मेयार नहीं है। काश उस मजमे में कोई होता जो अली से कहता मौला न बोल के कैसे बोले। अल्लाह की कसम, ये जो लैंग्वेज ऑफ आई साइट है, आँखों के इशारे से जो बात होती है, ये जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अपनी खुफिया मिशन को इस खुफिया ज़बान से हल करते हैं। अल्लाह की कसम दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं थी जिसकी तालीम अली न दे सकते, खुदा की कसम। मगर काश कोई पूछने वाला होता जो ये पूछता
वहां तो सवाल का मेयार यह था कि सर पे बाल कितने हैं। अगर बता भी दिया जाए तो किसको फायदा और क्या फायदा। आप समझ रहे हैं, जो कौम अपना उस वक्त का फायदा नहीं समझ सकती, वो दीन का फायदा कैसे समझ सकती। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा या नहीं समझा पा रहा। काश उस वक्त कोई अली से सवाल करता, काश उस वक्त कोई अली से पूछता, मौला आसमानों के रास्ते बता दे, मौला ज़मीनों के तबकात का इरफान करा दे, मौला रास्तों में जाने का रास्ता दिखा दे। कोई तो बताता, कोई तो बोलता। अगर पूछता तो अली जवाब देते। अच्छा देखिए, तो अली ने कहा पूछो। बात समझ में आ रही है? भैया ये माइक कम करो, माइनस करो, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये वॉइस परेशान करो। कहाँ आवाज़ जा रही, क्या मसला क्या है बताओ मुझे ज़रा सा। ये जो वॉइस है ना, ये हटाओ, ठीक है? नहीं मिक्सचर, ये वॉइस परेशान करे, वॉइस को कम करो, लोअर लेवल करो, कम करो वॉइस को, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो तुम। हाँ और थोड़ा कम कर दो, हल्का सा, बस। हाँ अभी रहने दो। आपको आ रही है मेरी आवाज़? आ रही है ना? एक बार दुरूद पढ़े, बस इतना ही रहने दो। एक बार दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। जब मैं मसाए पढ़ूंगा तब बढ़ा देना, ठीक है? काश कोई होता जो सवाल करता, काश कोई होता जो पूछता, मगर कोई नहीं था। किसी ने सवाल नहीं किया। जो सवाल किए उसका लेवल और उसका मेयार देख लीजिए क्या था और किस किस्म के सवाल थे। अली इब्न अबी तालिब ने पूरी उम्मत से कहा पूछ लो, ताकि अब तक के बादशाहों ने जो पहरा बिठाया था उस पहरे की कलई खोलते हुए और उन भूमिकाओं के चेहरे से नकाब हटाते हुए अली ने बताया कि यह फैसिलिटी वही दे सकता है जिसके पास जवाब देने का दम हो। पता नहीं मैं, ये सवाल पूछने की फैसिलिटी वही दे सकता है जिसके पास जवाब देने की ताकत हो, जवाब देने की सलाहियत हो। पूछने वालों ने पूछा, अली ने जवाब दिया। मैंने बंबई में एक जुमला कहा था, हम इंसान जवाब देने में कभी कभी एक्सक्यूज लाते हैं, कभी कभी। मसलन आपने कहा क़िबला आप फलां तारीख को आ जाएंगे, मैंने कहा मैं अभी बताता हूं डायरी देख के, ठीक है? फलां सवाल का जवाब क्या है? मैंने कहा बस अभी चंद मेहमानों के साथ हूं, इनके जाने के बाद आपको कॉल करता हूं, ठीक है? फलां काम में हूं, अभी बताता हूं, अभी फोन आ रहा है, अभी बताता हूं। हम अपने कामों में एक्सक्यूज देते हैं। समझ में आ रही है बात? अली के 63 साल की जिंदगी में मुझे एक सवाल बता दो जहां अली ने कोई एक्सक्यूज दिया हो। अली ने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। यह सवाल पूछा गया, यह जवाब दिया। कभी कभी ऐसा हुआ कि आने वाले के सवाल को भी दोहराया और जवाब को भी दोहराया। अली ने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। मिंबर पे जा रहा हूं, अभी बताता हूं, मुसल्ले पे जा रहा हूं, अभी बताता हूं, मस्जिद में जा रहा हूं, अभी बताता हूं, नबी ने बुलाया है, अभी बताता हूं, घर में जा रहा हूं, अभी बताता हूं, जंग में जा रहा हूं, अभी बताता हूं। कभी अली ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। हां ऐसा तो हुआ है कि सवाल करने वाले ने अली से सवाल किया और आपने अपने बेटे हसन से कहा बेटा जरा तुम इसका जवाब दो। आय हाय हाय, कुर्बान जाऊं आपकी खामोशियों पर। बेटा जरा तुम जवाब दो। ए मेरे मौला, ये हसन से जवाब क्यों दिलवा रहे? क्या कल्ब रुशैद, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अली के घर का बच्चा भी अली होता है। सलामत रहें। समझ रहा है मेरा मजमा? तो अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई? सवाल पूछने की आजादी है। पूछो भाई, जिसको जो पूछना है पूछे। क्यों? इसलिए कि सवाल से इल्म बढ़ता है, सवाल करने से इल्म बढ़ता है। रसूल क्या फरमा चुके हैं? अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। इल्म होगा तब दरवाजा पहचानेंगे ना, इल्म नहीं होगा तो दरवाजा कैसे पहचानेंगे? शहर के किनारे घूमते रहेंगे, शहर के किनारे घूमने से शहर में थोड़ी दाखिला मिलता है हुजूर, दरवाजा मिलने से दाखिला मिलता है। पता नहीं, बड़ा सादा जुमला मैंने इस्तेमाल किया। शहर के इर्द गिर्द घूमने से शहर में दाखिला नहीं मिलता, दरवाजा मिले तो दाखिला मिलता है, ठीक है ना?
तो क्या कह रहे हैं? इल्म बढ़ाओ। इल्म कैसे बढ़ेगा हुजूर? सवाल करने से। अच्छा, जब आप सवाल करते हैं और जब आपको जवाब मिलता है तो इल्म के साथ साथ अंदर एक कैफियत बढ़ती है। उस कैफियत का नाम है फिक्र बढ़ना। फिक्र, साहिब फिक्र हो जाते हैं आप में एक फिक्र आ जाती है। जब आप सवाल पूछते हैं और आपको सही जगह से सही जवाब मिलता है तो फिक्र बनती है। वो फिक्र आगे चल के इनकलाब बनती है। इनकलाब एहतजाज बनता है। एक छोटी सी फिक्र इनकलाब को जन्म देती है, इनकलाब एहतजाज को, और एहतजाज हुकूमतों को बदल देती है, बादशाहों को गिरा देती है। इस ज़मीन पे दो चीज़ की इजाज़त नहीं थी। एक सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी, एक बादशाह के ख़िलाफ़ एहतजाज की इजाज़त नहीं थी। फिर दोहरा रहा हूँ, एक सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी, एक राजा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं थी। न कोई सवाल पूछे भरम ख़त्म हो जाएगा, न कोई राजा के ख़िलाफ़ एहतजाज करे सरकार ख़त्म हो जाएगी। कमाल है अहले बैत के घर का, बड़ा एहसान है इंसानियत पर। बाप ने सवाल पूछने का सलीका सिखाया, बेटी ज़ैनब ने बादशाह के दरबार में एहतजाज का सलीका सिखाया। यह एहतजाज का सलीका बशरियत में किसने सिखाया? ज़ैनब ने। एहतजाज करबला में खड़े होकर नहीं किया दोस्तों, एहतजाज शाम में जाके किया है। जहां से पॉलिसी चली थी ना, वहीं जाके पॉलिसी के खिलाफ बात की है। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ समझ में आ रहा है? पॉलिसी के खिलाफ वहां जाके गुफ्तगू की है। जहां से पॉलिसी चली थी वहां जाके बताया हार गई। तुम्हारी जो पॉलिसी यहां से चली थी कि तुम मेरे भाई को कत्ल कर दो और जीत जाओगे, तो तुम हार गए, तुम खत्म हो गए। और ज़ैनब ने बादशाहत को कैदी होने की हालत में रौंदा है, समझिएगा। और यह हालत कब पैदा होती है? जब फिक्र बनती है। फिक्र कब बनती है हुजूर? जब सवाल पूछा जाए और सवाल का जवाब देने वाला कोई हो। तो अक्ल की जो प्रोटीन है, अक्ल का जो रिस्क है, वो क्या है? इल्म। इल्म बढ़ेगा तो अक्ल बढ़ेगी। इल्म जितना बढ़ता रहेगा अक्ल उतना बढ़ती रहेगी। माफ कीजिएगा, ये जो आपके यहाँ दर्जे हैं ना, दर्जे, ये दर्जे असल में आप कहते तो हैं ईमान के दर्जे है ना, 8वां दर्जा, 9वां दर्जा, 10वां दर्जा। और हुजूर ये ईमान क्या है आपको पता है? अक्ल है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा। अक्ल है। ये जो हुर के पास आखिरी क्षण में जो चीज आई थी ना, उसका नाम अक्ल था। क्योंकि अक्ल हो और अली के दरवाजे पे ना हो, समझ में नहीं आता। मैंने पूरी मजलिस पढ़ दी इस जुमले में, अल्लाह की कसम। अक्ल आ जाए और बंदा अली के दरवाजे पे ना आए, समझ में नहीं आता। अक्ल आ जाए और पंजतन के दरवाजे पे ना आए, समझ में नहीं आता। अक्ल आएगी तो वो दौड़ के वहां आएगा जिसे मजहरल अजायब कहा जाता है, अक्ल। अच्छा, ये जो अक्ल है हुजूर, ये चंद चीजों से बढ़ती है और चंद चीजों से खत्म होती है। मसलन आप में बहुत ज्यादा घमंड है तो आप घमंड रखिए, अक्ल नहीं रहेगी। अगर घमंड है आप में तो घमंड अपने पास रखिए आप, फिर घमंड रह जाएगी, अक्ल नहीं रहेगी। क्योंकि यह मुमकिन नहीं है कि अक्ल हो और घमंड हो, यह भी मुमकिन नहीं है कि घमंड हो और अक्ल हो। एक आएगा तो दूसरा चला जाएगा, समझ लीजिएगा। अब अगर किसी घमंडी आदमी को समाज में आप देखें तो कितना घमंड है यह तो मुझे नहीं मालूम, पर अक्ल बिल्कुल नहीं है यह मुझे मालूम है। यह क्लियर समझ लीजिए मामला। अगर घमंड आएगा तो अक्ल चली जाएगी, अक्ल आएगी तो घमंड चला जाएगा। तो किसी भी प्राउडी आदमी को देख लीजिए,
आप समझ लीजिए कि उसके पास अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। शहवत आई, अक्ल चली जाएगी। अनानियत आई, अक्ल चली जाएगी। ये एक बीमारी होती है हमारे यहां, चौधरी होने की बीमारी। आम जबान में इसे समझाऊं, बहुत सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूं। ये बीमारी अगर आ गई, अक्ल चली जाएगी। अक्ल वहीं रहेगी जहां इनकिसारी रहेगी। अक्ल वहीं रहेगी जहां मैं क्या हूं यह समझने का जज्बा नहीं, सामने वाला क्या है यह समझने का जज्बा होगा। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं क्या? यह अक्ल इन जगहों पे रहती है। मगर एक चीज है जो अक्ल एक्सेप्ट नहीं करती, उसका नाम है इश्क। ये दो बड़ी चीजें हैं, ये दोनों छोटी चीज नहीं है। एक का नाम है अक्ल और दूसरे का नाम है इश्क। अक्ल इश्क को नहीं समझता। जैसे इश्क आता है, अक्ल अपना रास्ता किनारे कर लेती है। इश्क भी अक्ल को कोई वैल्यू नहीं देता। और जैसे ही अक्ल अपनी जबान खोलता है, इश्क कहता है बस खामोश हो जाओ। समझिएगा, अब यह मैं असल इश्क की बात कर रहा हूं। मैं आम जबान में गली चौराहों और नुक्कड़ों की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं इश्क की। दोनों बहुत अजीम है और दोनों ने जब से जन्म लिया है तब से कभी एक जगह जमा नहीं हुए। दोनों अपनी अपनी दुनिया के बादशाह हैं। अक्ल कहता है आंख से देखो, इश्क कहता है दिल से देखो। अक्ल कहता है सामने आए तो देखो, इश्क कहता है सामने ना हो फिर भी देखो। अक्ल कहती है जो मौजूद हो उसे मानो, इश्क कहता है वो तो कोई भी देख लेगा, उसे मानो जो सबकी आंखों से दिखाई नहीं देता मगर तुम्हें महसूस होता है। अल्लाह की कसम मेरे जवानों, अगर ये महसूस कर लिया आपने तो मैं समझूंगा मैंने मजलिस पढ़ लिया आपके दरमियान। जब से इश्क वजूद में आया या जब से अक्ल वजूद में आई, दोनों एक जगह जमा नहीं हुए। मगर खुदा की कसम ये दोनों अपनी इंतहा में अगर किसी एक जात में जमा हुए तो उसका नाम हुसैन है। मैं मौजू मुकम्मल कर रहा हूं आपके सामने। उस जात का नाम हुसैन है। देखिए, कत्ल के पहले, जुमला सुनिएगा, कत्ल के पहले हुसैन अक्ल ही अक्ल है, कत्ल के बाद हुसैन इश्क ही इश्क है। बहुत बड़ा जुमला था, अल्लाह की कसम बहुत बड़ा जुमला था। अगर कल तक दाद देते रहो तो इस एक जुमले का हक नहीं अदा कर पाओगे। कत्ल के पहले हुसैन अक्ल ही अक्ल है, कत्ल के बाद हुसैन इश्क ही इश्क है। गौर कीजिएगा जरा, करबला में हुसैन का जिस्म बोल रहा है, शाम में हुसैन का सर बोल रहा है। गौर नहीं किया आपने?